आज की क्लास में हम लोग माइंड मैप सीरीज में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं। कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालने का तरीका इंटीग्रल का एप्लीकेशन हो गया। ध्यान से सुनो, अगर मुझे इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है तो मैं कुछ नहीं करूंगी, एंड पॉइंट्स ले लेती हूँ। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और मैं बोलती हूँ कि इनफाइनाइट छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में इसको तोड़ दिया तो इसका एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी। हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। कैसे हो सभी और कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई? आज की क्लास में हम लोग माइंड मैप सीरीज में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है क्योंकि इसमें आपको बहुत लिमिटेड चीजें पढ़नी है। जैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखा था, वो काफी हैवी चैप्टर है। हैवी का सेंस है कि आपको बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के कंसेप्ट सीखने हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बहुत ही बेसिक चीज पर डिपेंड करता है और वो है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कि कुछ नहीं, अगर आप किसी भी कर्व का ए टू बी डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो तो आप उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर रहे हो। तो बस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालने का तरीका इंटीग्रल का एप्लीकेशन हो गया। इंटीग्रल का एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर अगेन सिंपल है, अच्छा है। प्रैक्टिस इसमें प्रॉपर करनी पड़ेगी और इसमें कुछ दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे हर चैप्टर की अपनी खासियत होती है। इंटीग्रेशन में मैंने बोला था फॉर्मूले याद करना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। ऐसी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को दूसरे चैप्टर से सेट अपार्ट करता है कर्व स्केचिंग। आप जिस भी कर्व का एरिया निकाल रहे हो उसकी आपको करेक्ट स्केचिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में देखेंगे कि यार क्या क्या सोच के हम इसको कंसाइज वे में पढ़ सकते हैं। पहले इसका कंसेप्ट देखेंगे, है ना, कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज कैसे करना है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज कैसे करना है। उसके बाद मैंने बताया जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज कर्व स्केचिंग, ठीक है। फिर कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया, वाई एक्सिस के साथ एरिया और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। देखो, क्योंकि जैसे अगर आप इंटीग्रेशन की बात करो या उसके पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन की बात करो तो इन चैप्टर्स में 7-7 8-8 एक्सरसाइज हैं। हर एक्सरसाइज में 8 से 10 क्वेश्चन है, तो रिपीटेशन के चांसेस कम होते हैं। वैसे रिपीटेशन आपको फिर भी दिखेगा, पैटर्न में रिपीटेशन दिख जाएगा, लेकिन फिर भी चांसेस कम होते। इस चैप्टर की आपको केवल एक एक्सरसाइज आने वाली है। उस एक एक्सरसाइज में मुश्किल से 15 क्वेश्चन है। उसमें उन 15 क्वेश्चंस में से भी आपको 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि हम पीवाईक्यूज पर फोकस करें और उन्हीं को सॉल्व करें ताकि हम एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर रहे। हमको चैप्टर आता है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर नहीं आता है, लेकिन हम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी प्रिपेयर है कि यार किसी रीजन से हम रिवाइज करना भूल गए तो एटलीस्ट पीवाईक्यूज याद रहेंगे हमको कि यार हाँ इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है तो अब हम दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। ऑल राइट, तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं विच इज कि यार फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से एरिया अंडर द कर्व आता है। बहुत बढ़िया बात है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो कैलकुलस की शुरुआत और एंड दोनों ही एक्स वाई एक्सिस से होता है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है आपका कर्व, ठीक है। ये कर्व को हम जनरली, इस कर्व को हम जनरली लिखते हैं y बराबर एफ एक्स। क्या लिखते हैं बेटा? y बराबर एफ एक्स। अगर मुझे इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, ध्यान से सुनो, अगर मुझे इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है तो मैं कुछ नहीं करूंगी, एंड पॉइंट्स ले लेती हूं। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और मैं बोलती हूं कि इनफाइनाइट छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में इसको तोड़ दिया तो इसका एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी।
एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इसका एरिया हो जाएगा। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? यानी मुझे किसी भी कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है तो मैं कुछ नहीं करूंगी, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक का एरिया निकालना है उसको लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दूंगी फंक्शन को, है ना। अब मुझे जनरली हम ऐसे स्ट्रिप लिखते हैं, जो इन्फिनिट छोटे छोटे रेक्टेंगल थे ना, उसमें एक रेक्टेंगल की लेंथ हम बोलते हैं dx, तो फिर इनफाइनाइट रेक्टेंगल का समेशन हो जाता है इंटीग्रेशन, है ना। समेशन एक तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट्स का इंटीग्रेशन है। बहुत बढ़िया बात है मैम, अब हो गए सारे क्वेश्चंस, इससे तो आसानी से हो जाएंगे। नहीं बेटा, बहुत सारी चीजों में हमारा लॉजिक हमको फेल नहीं करना चाहिए। मैं बताती हूँ कैसे। ये तो एक बहुत अच्छा सा कर्व है, प्यारा सा कर्व है। चलो अगर हम डेली लाइफ में जो कर्व देखते हैं जिसमें एक फेमस कर्व है साइन एक्स, उसी की बात करें तो ये है साइन एक्स 0 पाई 2 पाई, ये है साइन एक्स का कर्व, ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा कि अच्छा बताओ कि साइन एक्स का एरिया 0 से 2 पाई में क्या होगा, तो बच्चे बिना सोचे समझे क्या करते हैं, 0 से 2 पाई में वो बोलते हैं कि मैम एक काम करो, इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 पाई साइन एक्स dx, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 टू 2 पाई। कॉस 2 पाई होता है 1, माइनस कॉस 0 होता है 1, आंसर आ गया 0, एरिया आ गया 0। मैंने जानबूझ के रेड पेन सिलेक्ट किया है। रेड पेन से हम वो चीजें लिखते हैं जो नहीं करनी है, रेड पेन से हम वो चीजें लिखते हैं जो नहीं करनी है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैथ्स में देखो, इंटीग्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है, इंटीग्रेशन पर कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन एरिया जब हम बोलते हैं ना तो हम पॉजिटिव एरिया ही बोलते हैं। एरिया, लेंथ, इसकी अगर हम बात करें तो हम पॉजिटिव आंसर ही देते हैं, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है चीज, है ना। तो एक्स एक्सिस के साथ कायदे से एरिया टोटल होना चाहिए ये A1 और ये A2, कायदे से तो यही होना चाहिए, कायदे से तो यही होना चाहिए। पर क्या होता है कि ये एरिया पॉजिटिव आता है, ये एरिया उतना ही नेगेटिव आता है, तो लोग जब दोनों को पूरा इंटीग्रेट करते हैं तो 0 आ जाता है। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सा एरिया नेगेटिव आ रहा है। तो जब हम टोटल एरिया निकालेंगे तो हम A1 प्लस A2 नहीं करेंगे, हम A1 प्लस मॉड A2 करेंगे। मॉड के सिंबल का यूज कब होता है? मॉड के सिंबल का यूज जब होता है मैम, जब आपको चीजों को पॉजिटिव बनाना हो, है ना। मॉड के सिंबल का यूज जब होता है जब आपको चीजों को पॉजिटिव बनाना हो। तो मैम हम क्या करेंगे, जो चीज नेगेटिव आ रही है उसके ऊपर मॉड लगाएंगे, यानी उसको पॉजिटिव बनाएंगे, फिर आंसर करेंगे, ठीक है। फिर आंसर करोगे तो तुम्हारे पास आसानी से आ जाएगा ये एरिया 1, ये एरिया 1, टोटल एरिया आ जाएगा 2, है ना। पर अगर तुम 1 प्लस माइनस 1 करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। 1 और -1 0 आ जाएगा। तो आई बात समझ में कि एक्स एक्सिस के साथ एरिया इंटीग्रेशन के सिंबल से मिलता है, लेकिन कॉमन सेंस हमारे हाथ में, हमको चेक करना है कि कब डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव है तो एरिया के लिए आंसर पॉजिटिव देंगे। क्योंकि जब हम लेंथ का भी आंसर करते हैं, जैसे जब तुम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लिखते हो तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कभी -3 या -4 नहीं लिखोगे, प्लस लिखोगे। मैथ्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, इन सब चीजों का आंसर हमको पॉजिटिव ही देना रहता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है ना। तो अगर मैं इस कंसेप्ट को समराइज करूं तो मैं ऐसा बोल सकती हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से मुझे एक्स एक्सिस के साथ एरिया मिलता है। वो एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मुझे टोटल एरिया किसी कर्व का एक्स एक्सिस के साथ निकालना है
तो मैं क्या करूंगी, मैं उस कर्व का पॉजिटिव एरिया प्लस मॉड ऑफ नेगेटिव एरिया ऐड कर दूंगी। ठीक है, पॉजिटिव एरिया प्लस मॉड ऑफ नेगेटिव एरिया ऐड करना पड़ेगा जब ऐसा होगा। ध्यान रखना, लाल पेन से जो चीज लिखी है यानी वो काम नहीं करना। पता नहीं, मेरे को फिर भी विश्वास नहीं है कि तुम इस चीज को नहीं समझोगे। ये काम नहीं करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, आई बात समझ में? ऑल राइट, तो हमने कंसेप्ट तो समझ लिया कि ठीक है मैम, इंटीग्रेशन करना है कर्व का और आपको एक्स की लिमिट रखनी है और आपको एरिया मिल जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमको कब पता चलेगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है? हमको कैसे पता चलेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है? उसके लिए हमको कर्व आना चाहिए, हमको इंपॉर्टेंट कर्व्स को ड्रॉ करना आना चाहिए, हमको इंपॉर्टेंट कर्व्स को ड्रॉ करना आना चाहिए। आई बात समझ? आ गई बात समझ? तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूं कि एरिया अंडर द कर्व में अगर कोई बोले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कर्व स्केचिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कर्व स्केचिंग। और वैसे भी तुमको उल्टे सीधे फंक्शंस के कर्व्स तो याद नहीं करने हैं, तुमको सिंपल फंक्शन के डायग्राम्स, कर्व्स, ग्राफ्स जो बोलना चाहो याद करने हैं, है ना? और याद भी नहीं करने हैं, थोड़ा एक दो पॉइंट्स रखो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहला कर्व जो हम पढ़ने जाएंगे वो है स्ट्रेट लाइन। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे है ना, कई ये भी मतलब मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जिनको स्ट्रेट लाइन भी नहीं पता कैसे ड्रॉ करते, तो मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी, कोई रिस्क नहीं लेना। ठीक है, दूसरा कर्व होगा पैराबोला। ठीक है, तीसरा होगा सर्कल। चौथा होगा इलिप्स। वैसे उम्मीद कम है कि हाइपरबोला भी आ जाए, देख लेंगे अपन, देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरबोला। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम कर लोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर्व तुमको फ्रीक्वेंटली आता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कर्व स्केचिंग आईटीएफ में हमने इनवर्स के पढ़ लिए थे, और ट्रिग्नोमेट्री के तुम लोग देख लेना, साइन कॉस टेन कॉट। वैसे साइन कॉस ही सफिशियंट रहता है, साइन कॉस ही सफिशियंट रहता है। ठीक है, और वैसे लॉग और ई की पावर एक्स की जरूरत तो नहीं है, तो अभी तो हम इतने कर्व करते हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जब भी तुमको लाइन इस तरीके से दी जाए, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, कुछ मत करो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका है उस पर कोई दो पॉइंट्स ढूंढ लो, स्ट्रेट लाइन पर कोई भी दो पॉइंट मिल जाए। जैसे y को 0 रखा तो x हो जाएगा माइनस सी बाय, मान लो ये आ गया माइनस सी बाय, x को 0 रखा तो y आ जाएगा माइनस सी बाय बी, मान लो ये आ गया माइनस सी बाय बी। जैसे दो पॉइंट्स मिले उन दोनों से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन बना दो, आंसर आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? अगर लाइन इस फॉर्म में लिखी है y बराबर mx प्लस सी, अब देखो इस लाइन को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, भाई कुछ मत करो, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दो, बी वाई को एक साइड रहने दो और फिर बी से डिवाइड कर दो, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी आ जाएगा। इसमें m होता है स्लोप, स्लोप यानी टेन थीटा, थीटा यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल, स्लोप यानी टेन थीटा, थीटा यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल। एक्स एक्सिस के साथ लाइन एक्यूट एंगल बनाएगा तो m पॉजिटिव होगा क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव होगा, और एक्स एक्सिस के साथ लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी
तो टेन थीटा नेगेटिव होगा, यानी m नेगेटिव होगा। तो m की वैल्यू ध्यान रखना, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन तुम्हारी ऐसी कुछ दिखेगी, और स्लोप नेगेटिव है तो लाइन ऐसी कुछ दिखेगी। एरिया अंडर द कर्व में एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाना रहता है, अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाते हैं हम लोग, लेकिन कर्व उसका अप्रोक्सीमेशन में भी ये चीजें काउंट होती है, एक्चुअली में काउंट होती है। अगर जो सीबीएसई के टीचर्स है वो ये चीज देखते हैं कि बच्चे ने स्लोप पॉजिटिव या स्लोप नेगेटिव बनाया है, स्लोप पॉजिटिव है तो फिर लाइन इस तरीके से झुकी हुई होनी चाहिए, स्लोप नेगेटिव है तो लाइन इस तरीके से झुकी हुई होनी चाहिए। तो बिना रिस्क लेते हुए तुम एग्जैक्ट पॉइंट भले ही मत प्लॉट करो, लेकिन आइडिया तुम्हारा सही जगह होना चाहिए, आइडिया तुम्हारा सही जगह होना चाहिए, जो कि पैराबोला में भी होता है। 4 प्रकार के होते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। y की पावर 2 और x की पावर 1 है, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी, x के आगे पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ऐसा राइट हैंड पैराबोला बनता है। ठीक है, सेम ग्राफ लेकिन x के आगे नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ऐसा लेफ्ट हैंड बनता है। x की पावर 2 y की पावर 1 है तो अपवर्ड बनता है, और x की पावर 2 y की पावर 1 लेकिन नेगेटिव में है तो डाउनवर्ड बनता है। तो बनाना तुमको एक झूला ही है, वो झूला किस तरफ मुंह खोल रहा है ना, इस तरफ मुंह खोल के खड़ा है, इस तरफ मुंह खोल के खड़ा है, ऊपर मुंह खोल के खड़ा है, नीचे मुंह खोल के खड़ा है, वो चीज इक्वेशन पर डिपेंड करेगी, है ना। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है, एक्स एक्सिस के ऊपर इसका जैसा ग्राफ है एग्जैक्टली वैसा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस मिरर का काम कर रही है इसके लिए, है ना। इन दो के लिए एक्स एक्सिस और इन दो के लिए वाई एक्सिस मिरर का काम कर रही है। मिरर का मतलब क्या होता है, जो चीज ऊपर होगी वो चीज नीचे होगी। तो अगर मैं मान लो ये एरिया निकालूं और मैं ये एरिया निकालूं, तो दोनों बराबर आएंगे क्योंकि ऊपर और नीचे एक जैसा है, ऊपर और नीचे एक जैसा है ना। अब ये देखो, कर्व दिया हुआ है y बराबर 4ax, कर्व दिया हुआ है y बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर, अगर मैं इसको लिखूं y बराबर ±2√ax, क्या किया मैंने, समझ में आया, मैंने दोनों जगह रूट ले लिया, मैंने दोनों जगह रूट ले लिया। उससे क्या फर्क पड़ता है, जो प्लस वाला पॉइंट है, देखो y की वैल्यू पॉजिटिव यानी एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी जो प्लस वाला रीजन है वो ऊपर वाला ग्राफ बता रहा है, यानी ये है +2√ax, और जो माइनस वाला पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट बता रहा है, यानी ये है -2√ax। ध्यान रखना, y स्क्वायर बराबर 4ax में एक है ऊपर वाला पार्ट और एक है नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट y बराबर +2√ax से है, और नीचे वाला पार्ट y बराबर -2√ax से है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है, ठीक है। है सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल कुछ ऐसा दिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इस सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है 0,0, और इस सर्कल की रेडियस है a। सेंटर क्या है 0,0, रेडियस कितनी है a। अब अगर इस सर्कल को मैं ड्रॉ करूं तो ओरिजिन इसका सेंटर हो जाता है, a रेडियस हो जाता है, और ये हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से वही बात, अगर पहली बात तो ये है ना 4 इक्वल पार्ट है, ये 4 इक्वल पार्ट है, तो तुम केवल इस पार्ट का ही एरिया निकाल लो, काफी है, केवल इस पार्ट का एरिया निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसा पिज्जा को नहीं 4 इक्वल पार्ट में तोड़ते हो तुम,
बस वैसे ही 4 इक्वल पार्ट में तोड़ा हुआ है उसको। ठीक, ऊपर वाला पार्ट हो जाता है, देखो y हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्लस वाला पार्ट ऊपर वाला हो जाएगा, माइनस वाला पार्ट नीचे वाला हो जाएगा। यानी ऊपर वाले सेमी सर्कल को मैं बोल दूंगी y बराबर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले सेमी सर्कल को मैं बोल दूंगी y बराबर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ? आ गई बात समझ? सिमिलरली सर्कल से सिमिलर ग्राफ होता है इलिप्स का। इलिप्स की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, तो इलिप्स का ग्राफ ऐसा होता है, देखो मतलब सर्कल को किसी ने पिचका दिया, सर्कल को है ना किसी ने प्रेस कर दिया तो इलिप्स बन जाएगा। अब इसका इसका भी दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कैसे होते हैं? मैं ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट माइनस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट इसमें हो जाएगा बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला पार्ट इसमें हो जाएगा माइनस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो जहां पर भी y की पावर 2 है, क्या नोटिस किया? 3 ग्राफ पढ़े, 3 ग्राफ में क्या नोटिस किया हमने? हमने ये नोटिस किया मैम जहां पे y की पावर 2 है वहां पे हम रूट तो ले लेते हैं, पर रूट का पॉजिटिव पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ बताता है और रूट का नेगेटिव पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ बताता है। ठीक है, जब भी कोई y स्क्वायर वाले कर्व को सॉल्व करो तो जब y की वैल्यू रखोगे y बराबर समथिंग, तो रूट माइनस समथिंग, प्लस वाला पार्ट रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, माइनस वाला पार्ट रहेगा एक्स एक्सिस के नीचे वाला। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, ऑल राइट। अब हाइपरबोला की दो इक्वेशन होती है। एक इक्वेशन तो इलिप्स जैसी दिखती है, बस बीच में प्लस की जगह माइनस कर दो, उस पे तो मुझे भरोसा है कि उसको तो तुम लोग कर लोगे। मैम एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। तो आपके पास y का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो जब तुम हाइपरबोला ड्रॉ करोगे तो फिर वही ऊपर वाला पार्ट क्या बताएगा? प्लस बी बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे वाला पार्ट बताएगा माइनस बी बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। एक और हाइपरबोला होता है, एक और हाइपरबोला होता है। वो हाइपरबोला कुछ ऐसा दिखता है, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। यहां पे कोई कांस्टेंट रहेगा, यहां पे कोई कांस्टेंट रहेगा, उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है तो ऊपर वाला, दोनों नेगेटिव है तो नीचे वाला। ऑल्दो ये ग्राफ, ये वाला कर्व आने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी हमने जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स हमारे 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने स्टैंडर्ड कर्व्स हैं वो स्टैंडर्ड कर्व्स के ग्राफ समझे। क्यों समझना जरूरी था? क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला ये बोल सकता है कि आपके 11th के सिलेबस में है कर्व्स, तो 12th का ऑफकोर्स 11th पढ़ के ही बच्चा 12th देने आता है, तो उसको ये ग्राफ्स पता होने चाहिए, है? आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, अब ये अगर तुम 6 ग्राफ अच्छे से कर लोगे, है ना, ये 6 ग्राफ अगर अच्छे से आ गए तो अब तुम किसी भी कर्व का एरिया निकाल सकते हो। एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना हो, वाई एक्सिस के साथ एरिया निकालना हो, डजंट मैटर। एक्स एक्सिस के साथ एरिया का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास फंक्शन रहेगा एफ एक्स, अगर तुम
y dx करो x फ्रॉम a टू b, तो तुम इस कर्व का x एक्सिस के साथ एरिया निकाल रहे हो फ्रॉम a टू b। अब इसमें बात क्या क्या ध्यान रखनी है ना, क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। रिमेंबर, अगर इंटीग्रेट dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसका मतलब लिमिट भी x की रखोगे। अगर इंटीग्रेट dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो लिमिट भी x की रखनी है, और जब इंटीग्रेट dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y को इंटीग्रेट करना है, y को इंटीग्रेट करना है, यानी y बराबर फंक्शन दिया होगा ना, उसको इंटीग्रेट करना है। y स्क्वायर, y क्यूब, y की पावर 4 को नहीं, y को, ध्यान रखना, y को इंटीग्रेट करना है। आई बात समझ? आ गई बात समझ? ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपन एक पैराबोला से लेते हैं, जो है एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, यानी ये ऊपर वाला पैराबोला है, ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, तुमसे बोल दिया x बराबर 0 to 2 इसका एरिया निकालना है, तो x की लिमिट क्या है, 0 to 2। ये है x बराबर 0 ओरिजिन, और ये है x बराबर 2। ठीक है, जब तुम इंटीग्रेट करोगे, जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम बोलोगे y dx इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to 2, y dx इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to 2। y की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे हम, अभी उसकी चिंता मत करो। और जब तुम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, ध्यान से सुनो, अब आया इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तुम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो एरिया किसके साथ मिलेगा, एरिया x एक्सिस के साथ मिलेगा, एरिया x एक्सिस के साथ मिलेगा। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x एक्सिस के साथ एरिया मिलेगा, x एक्सिस के साथ एरिया मिलेगा। ठीक है, तो तुम बोल दोगे मैम बहुत बढ़िया, तो एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 2, यानी कि एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 2, यानी कि 8/3 माइनस 0, 8/3। एक्स एक्सिस के साथ एरिया आ गया, एक्स एक्सिस के साथ एरिया आ गया। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब समझ में आ गया, एक्स एक्सिस के साथ एरिया अंडर द कर्व मिलता है ना, एक्स एक्सिस के साथ एरिया अंडर द कर्व मिलता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सर्कल का एरिया निकालते हैं। सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो इसकी रेडियस ऑफ कोर्स हो जाएगी 2, और सेंटर है 0 0। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, है ना, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले सेमी सर्कल का, या इनफैक्ट इसका एरिया निकाल लेंगे और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका एरिया एक्स एक्सिस के साथ निकालना है, तो एक्स की लिमिट क्या होगी, 0 से लेके ये लिमिट होती है 2। भाई फाइनल पॉइंट क्या है इसका, एक्स की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी रखी जा सकती है मैम, 2 रखी जा सकती है जब y 0 होगा, है ना, y स्क्वायर जब 0 होगा तो x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 2 होगी। तो हम पहले तो y की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि कर्व में y स्क्वायर dx नहीं लिखते हैं, y dx लिखते हैं, एरिया का वैल्यू होता है y dx, तो y हो जाएगा प्लस माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर वाला पार्ट है यानी प्लस वाला साइन, तो y का वैल्यू हो जाएगा प्लस √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब समझ में आया क्यों जरूरी है कोई सा भी एरिया लेना, क्यों जरूरी है? ठीक है,
हम लोग को कर्व में ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वाला रीजन ले रहे हैं या नेगेटिव वाला। बस जैसे हमारे पास y आ गया, हमको पता है एरिया होता है y dx और x की लिमिट रहती है, x की लिमिट है 0 से 2, 0 से 2, x की लिमिट है 0 से 2। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू 0 to 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। याद है मैंने बोला था कि ऐसा इंटीग्रेशन लोग बोलते हैं सिलेबस में नहीं है। बेटा इंटीग्रेशन चैप्टर के सिलेबस में नहीं है, एरिया अंडर द कर्व में तो है ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। ये हो जाएगा x बाय 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a फ्रॉम 0 to 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, चलो x को 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई 2, 4 माइनस 4 यानी 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1। x को 2 रखा ना, x को 2 रखा तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 बाई 2 यानी 1 माइनस x को 0 रखेंगे तो 0 इंटू एनीथिंग ये हो जाएगा 0 और साइन इनवर्स 0 भी होता है 0, तो ये हो गया 0। ऑलराइट, तो एरिया आ जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाय 2 यानी पाई। किसका एरिया आया है? मैं भी ये छोटू सा एरिया आया है, टोटल एरिया इसका 4 टाइम्स है, चार बार करेंगे टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4a के बराबर यानी 4 पाई के बराबर। पाई आर स्क्वायर से देख लो आंसर सही है, पाई आर स्क्वायर से देख लो आंसर सही है। ठीक है, तो तुमको सर्कल का एरिया निकालना था तो तुमने एरिया अंडर द कर्व में एक क्वाड्रेंट को इंटीग्रेट किया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैम इसका मतलब हम एक्स एक्सिस के साथ कर्व का एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम वाई एक्सिस के साथ भी कर्व का एरिया निकाल सकते हैं। वाई एक्सिस के साथ कर्व का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? मैं सेम क्वेश्चन ले रही हूं, y बराबर एक्स स्क्वायर, अब तुमसे बोल दिया फ्रॉम, सुनना ध्यान से सुनना, फ्रॉम x0 to x2 फाइंड एरिया विथ y एक्सिस। तुमको एरिया आप किसके साथ निकालना है? y एक्सिस के साथ निकालना है। तुमको एरिया आप किसके साथ निकालना है? y एक्सिस के साथ निकालना है। तो y एक्सिस से एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x एक्सिस से एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है x y dx। ठीक है, y एक्सिस के साथ एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा x dy, यानी इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में करते हैं लिमिट्स भी y की रखते हैं और फंक्शन लिखते हैं x बराबर। ठीक है, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम पर क्वेश्चन वाले ने चीटिंग करी, हमको लिमिट x की दी। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट x की दी है, हमारे पास फंक्शन है, तो क्या हम x की वैल्यू रख के y की लिमिट नहीं निकाल सकते? हम बोलेंगे कि जब when x बराबर 0 है तो y बराबर होगा 0 का स्क्वायर यानी 0, और जब x बराबर 2 है तो y बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। तो क्वेश्चन वाले ने भले ही चीटिंग करके हमको x की लिमिट दी, हम अपना दिमाग लगा के y की लिमिट निकाल लेंगे। तो हम बोलेंगे अब हमारा एरिया हो गया x dy y फ्रॉम 0 to 4। अब मैम x कैसे लिखे? x कैसे लिखे? बेटा x स्क्वायर है y के बराबर, तो x हो जाएगा प्लस माइनस रूट y के बराबर।
जैसे y बराबर प्लस माइनस रूट एक्स हो सकता है, x बराबर भी तो प्लस माइनस रूट वाई होगा। वही चीज प्लस रूट वाई यानी राइट हैंड साइड वाला एरिया, माइनस रूट वाई यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया, क्योंकि वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एक्स होता है ना। तो प्लस यानी राइट हैंड साइड वाला एरिया, माइनस यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जैसा ही यहां है वैसे ही यहां पर भी है। तो हम राइट हैंड साइड वाला एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम राइट हैंड साइड वाला एरिया निकालकर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये बात समझ में आती है सबको? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो बस कुछ नहीं, एरिया हो जाएगा 0 to 4 रूट वाई डी वाई। तो एरिया हो जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to 4। तो एरिया हो जाएगा 4 की पावर 3/2 कितना होता है? 8 अपॉन 3/2 माइनस 0 यानी कि 16/3। अब 16/3 तो ये छोटू वाला एरिया है, राइट हैंड साइड वाला एरिया, लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया भी उतना ही होगा। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया होगा मैम कुछ मत करो 2 इंटू ए, यानी 2 इंटू 16/3 यानी 32/3। ये हो जाएगा टोटल एरिया। ठीक ठीक, यानी एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालो तो y dx करके x की लिमिट रखना है, और y एक्सिस के साथ एरिया निकालना है तो x dy करके y की लिमिट रखना है। बाकी कर्व कैसे यूज करना है ये तो हम कर्व, अगर हमको कर्व याद हो गया तो फिर कॉमन सेंस है कि मैम ये दोनों सिमेट्रिक है तो राइट हैंड वाला एरिया निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड वाला एरिया निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ? आ गई बात समझ? ठीक है, ठीक। अब एक और चीज आती है, वैसे तुम्हारे सिलेबस में इस बार नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ कैसे। जब हमको एरिया बिटवीन अ कर्व एंड अ लाइन पूछा जाए, ध्यान से सुनना, एक कर्व है, यही वाला कर्व लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर, और एक लाइन है y बराबर x, और इन दोनों के बीच का एरिया पूछिए। अब बिना डायग्राम के एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व करना। हम क्या करते हैं, हम पहले बनाते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर, फिर बनाते हैं y बराबर x, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एक तो 0,0 और एक 1,1। कैसे पता मैम इंटरसेक्शन पॉइंट ये होता है? बेटा y की वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर x के 2 सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर बराबर x के कितने सॉल्यूशन? तुम बोलोगे मैम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x कॉमन लिया तो x माइनस 1 बराबर 0, तो या तो x का वैल्यू 0 होगा या फिर x का वैल्यू 1 होगा। यहां पे पुट करो तो y का वैल्यू 0 और 1 आ जाएगा। अब तुमसे पूछ लिया जाता है दोनों कर्व के बीच का एरिया यानी ये एरिया, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं मैम कुछ मत करो, पूरे y बराबर x का x एक्सिस के साथ एरिया निकाल लो, ये पूरा एरिया निकाल लो, है ना, और एक्स स्क्वायर का x एक्सिस के साथ एरिया निकाल लो, ये पूरा एरिया निकाल लो, ठीक है। तो फाइनल एरिया हो जाएगा, पिंक एरिया में से व्हाइट एरिया को माइनस कर दो, पिंक एरिया में से व्हाइट एरिया को माइनस कर दो, ठीक है। तो बस कुछ मत करो, 0 से 1 y बराबर x यानी x dx का एरिया निकालो, माइनस 0 से 1
एक्स स्क्वायर dx का एरिया निकाल लो। इसका एरिया निकाला माइनस इसका एरिया निकाला, आंसर आ गया, आंसर आ गया। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, मान लो मैम हमको कैसे पता नीचे कौन सा कर्व है ऊपर कौन सा कर्व है? वैसे कॉमन सेंस से पता चल जाता है। 0 से 1 में एक्स स्क्वायर छोटा होता है एक्स से। जैसे 1/2 का स्क्वायर 1/2 है, 1/4 है जो 1/2 से छोटा है ना? 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर जो है वो और छोटा हो जाता है, नंबर से छोटा हो जाता है। तो एक तो कॉमन सेंस है, और एक मान लो तुमने ऊपर इस एरिया को नीचे इसको लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो एक माइनस साइन लगा दो अपने मन से। एरिया का आंसर पॉजिटिव ही देना है, तो तुम या तो ऊपर वाले कर्व में से नीचे को माइनस करो या नीचे वाले कर्व में से ऊपर को माइनस करो। एक केस में नेगेटिव एरिया आएगा, एक केस में पॉजिटिव एरिया आएगा, आंसर सेम आएगा, वैल्यू सेम आएगी। साइन की गड़बड़ होगी तो अपनी तरफ से माइनस साइन लगा देना। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है जब तुमको कुछ भी नहीं आता है ना? जब तुमको कर्व को जरा भी नहीं देखना आता है कि एक्स स्क्वायर और एक्स में ये नीचे ये ऊपर है क्या है, तो आंख बंद करके ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया करो, ऊपर वाला अपने मन से मान लो, आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस साइन लगा दो। आगे बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, ये एग्जाम की फाइनल वाली टिप है कि ऐसे करना है, इस तरीके से करना है इस एरिया को। ऑल राइट, ऑल राइट, चलो एक 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 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करना है जो तुमको हर बार एग्जाम में दिखेगा, हर बार एग्जाम में दिखेगा, और वो करना तुमको आता ही नहीं है। जरा देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि तुमको दे दी जाएगी 3 लाइन और तुमको बोला जाएगा ये 3 लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालो। ठीक है, लाइन की इक्वेशन पेपर टू पेपर चेंज होएगी, इसलिए मैं कोई एक इक्वेशन नहीं कर रही हूं, इसलिए मैं करने का तरीका सिखा रही हूं, क्योंकि लाइन की इक्वेशन बदलेगी तो तुम्हारे लिए प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट से कुछ नहीं करना है। ठीक है, मान लो एक लाइन कुछ ऐसी है, दूसरी लाइन कुछ ऐसी है और तीसरी लाइन कुछ ऐसी है ना? यह है लाइन 1, यह है लाइन 2, यह है लाइन 3। लाइन 1 और लाइन 2 तुमको 3 इक्वेशन दी गई है ना? लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो है x1 y1, लाइन 2 और लाइन 3 का है x2 y2, और लाइन 3 और लाइन 1 का है x3 y3। तुमको 3 लाइन दी है और उसके अंदर का एरिया पूछ लिया है। तीनों लाइंस के से एक ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का एनक्लोज्ड एरिया बोला जाता है, ये एरिया पूछ लिया है ना? अब बच्चे बहुत चालाक, बच्चे बोलते हैं मैम हम तीनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और फिर डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया निकाल देंगे। बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन पेपर सब्जेक्टिव है, पेपर सब्जेक्टिव है, तो तुम डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया नहीं निकाल सकते, तुमको प्रॉपर मेथड लगानी पड़ेगी। प्रॉपर मेथड देखो क्या है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉपर मेथड बोलती है कि काम करो x3 से x1, भाई ये पॉइंट x3, y3 है, तो ये पॉइंट भी x3 होगा, ये x1 होगा और ये x2 होगा। ठीक है, x3 से x1 लाइन 1 का एरिया x एक्सिस के साथ निकालो। ठीक है, x1 से x2, x1 से x2 लाइन 2 का एरिया x एक्सिस के साथ निकालो, और x3 से x2, x3 से x2 लाइन 3 का एरिया x एक्सिस के साथ निकालो। अब तुमको ट्रायंगल का एरिया दिख गया होगा, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ब्लू एरिया प्लस पिंक एरिया माइनस येलो एरिया।
ब्लू एरिया प्लस पिंक एरिया माइनस येलो एरिया। तो तुम बोलोगे मैम कुछ नहीं, लाइन 1 लिखेंगे x3 से x1, लाइन 1 का एरिया, प्लस x1 से x2, लाइन 2 का एरिया, माइनस x3 से x2, लाइन 3 का एरिया। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इक्वेशन बदलती जाएंगी, अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, अलग अलग तरीके से करने हैं। मतलब अलग अलग तरीके से नहीं, अलग अलग इक्वेशन है, अलग अलग इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेकिन तरीका वही है। तीनों को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। तीनों लाइंस को ड्रॉ करना क्यों जरूरी है? मैम हमको क्या पता कौन सी इक्वेशन ऊपर है कौन सी नीचे है, कौन सी इक्वेशन ऊपर है कौन सी नीचे है। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? जैसे मैं एक इक्वेशन लेती हूं, चलो y बराबर एक x ले लिया, x प्लस वाई बराबर 3 ले लिया, और y बराबर लेट्स से 2x ले लिया, यहां पे 4 ले लो। ये 3 लाइन ले ली मैंने, ठीक है। y बराबर x कुछ ऐसे जाती है, y बराबर, यह है y बराबर x, y बराबर 2x कुछ ऐसे जाती है, और x प्लस वाई बराबर 4 कुछ ऐसे आती है, ठीक है। ये है 0 0। अब तुमको तीनों लाइंस का एनक्लोज्ड एरिया यानी समझ गए ये एरिया निकालना है ना। तो मैं y बराबर 2x लाइन को मान लेती हूँ L1, x प्लस वाई बराबर 4 को मान लेती हूँ L2, और y बराबर x लाइन को मान लेती हूँ L3। अब हमको निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट। एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो 0 0 है ही, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है 0 0, है ना। L1 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो y को यहाँ 2x रख दो तो x आ जाएगा 4/3 और y आ जाएगा 8/3, और इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, y को यहाँ x रख दो तो 2,2। ठीक है, ठीक है भाई, दिख रहा है ना कि ये लाइन कौन सी है ये लाइन कौन सी है, तो ये उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो एक लाइन थी y बराबर 2x, एक थी x प्लस वाई बराबर 0, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से, जो सही लगे। मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, y को 2x यहां रख दिया, ठीक। तो अब हम फिर वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे? L1 का एरिया 0 से 4/3 निकालेंगे। L1 यानी y बराबर 2x, L1 का एरिया 0 से 4/3 तक, प्लस L2 का एरिया 4/3 से 2 तक, L2 का एरिया 4/3 से 2 तक, तो 4/3 से 2 तक L2 का एरिया, माइनस L3 का एरिया 0 से 2 तक। माइनस क्या करेंगे? L3 का एरिया 0 से 2 तक, तो माइनस L3 का एरिया 0 से 2 तक। तो बस ये आ गया 0 से 4/3। L1 लाइन 1 कौन सी है? y बराबर 2x dx, प्लस 4/3 से 2 L2, लाइन 2 कौन सी है? लाइन 2 में y है 4 माइनस x, तो 4 माइनस x dx, माइनस L3 है y बराबर x। बस इसको सॉल्व कर लो, जो एरिया है वो आ जाएगा, जो एरिया है वो आ जाएगा, है ना भाई। L1 का एरिया ये पूरा आ गया, है ना। L2 का एरिया ये पूरा आ गया, और L3 का एरिया ये पूरा आ गया, व्हाइट वाला। रेड प्लस सॉरी पिंक प्लस ग्रीन माइनस व्हाइट, आपको क्या मिल जाएगा? ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया। अब इसको इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं, हम कर सकते हैं इंटीग्रेट, है ना। इंटीग्रेट करो आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड PYQ है ना। अच्छा, कई बार क्या होता है, लाइन की इक्वेशन नहीं दी हुई है, लाइन की
इक्वेशन नहीं दी हुई है और आपसे 3 वर्टेक्स दिए और एरिया पूछ लिया, तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा के लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, है ना भाई। आपको ये 2 पॉइंट्स अगर दिए हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। व्हेन वर्टिसेस आर गिवन, ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं और एरिया पूछ लिया, एरिया अंडर ट्रायंगल। तो मान लो 3 वर्टेक्स ऐसे दिए हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, L1 मान लो इसको, L1 की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये लाइन L2 है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, L2 की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y2 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। और ये लाइन को मैं बोल रही हूं L3 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, L3 की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y3 बराबर y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 इंटू x माइनस x3। 2 पॉइंट फॉर्म लगा के तीनों लाइंस की इक्वेशन लिख दो, बस काम सेम हो जाएगा, काम सेम हो जाएगा, है ना। ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है, एरिया अंडर द कर्व यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। बाकी सबकी भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन साथ ही साथ इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस यही कंसेप्ट है, छोटे छोटे जिनको सही तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए। तो आज होमवर्क क्या है नोट करो, होमवर्क में मैं बोल रही हूं सबसे पहले तुमको कर्व स्केचिंग करना है। किन किन की कर्व स्केचिंग करना है, जो जो मैंने सिखाए हैं सबकी, है ना, सबकी कर्व स्केचिंग करना है और उनके पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर y स्क्वायर बराबर समथिंग है तो रूट लिखेंगे, तो रूट में कौन सा पार्ट कहां आएगा, प्लस वाला रूट, माइनस वाला रूट, वो कहां आएगा। और उसके बाद 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, ठीक है। 8.2 अभी भी आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आता है, वो है 8.2 में, वो मेरे ख्याल से 8.1 में नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन आता ही आता है, तो हमको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है किसी भी हालत में, ठीक है बच्चा लोग। ऑल राइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अगेन ये हमारी माइंड मैप सीरीज है, ये एक तरीके से ऐसा सोचो कि आप एक पेपर में किसी चैप्टर के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख रहे हो रिवीजन के लिए। इसको ओरिजिनली चैप्टर पढ़ने से सब्स्टिट्यूट मत करना कि हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं और हम माइंड मैप से चैप्टर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, ये चैप्टर का रिवीजन के लिए है, चैप्टर पढ़ने के बाद एक शॉर्ट में समरी बनाने के लिए है ना। प्रॉपर चैप्टर पढ़ना, प्रॉपर सारे क्वेश्चंस करना और फिर समरी इसके थ्रू बनानी है, ठीक है बच्चा लोग। ऑल राइट, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अच्छे से पढ़ो, सिंसियरली पढ़ो, तो बोर्ड्स में तुम 95 प्लस आसानी से स्कोर कर सकते हो। बहुत इजी है बोर्ड्स में स्कोर करना, बस गाइडेंस प्रॉपर लेते रहो और अपने हार्डवर्क में कमी नहीं रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे एवरीवन।